जय भीम साथियों। एक महानायक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का ये 910वां एपिसोड है। एपिसोड की स्टार्टिंग में भीमराव अम्बेडकर जी को दिखाया जाता है जो जय स्वाभिमान के नारों के साथ पूरे परिवार सहित गवर्नर के घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहां उन्हें कुछ पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक पुलिसकर्मी भीमराव जी से कहता है कि तुम आगे नहीं जा सकते हो। तो भीमराव जी कहते हैं कि मैं क्यों नहीं आगे जा सकता हूँ, हम सब अपने हक और अधिकार की बात रखने जा रहे हैं गवर्नर साहब के पास, हमें जाने दीजिए। तब वह पुलिसकर्मी उनसे कहता है कि अगर तुम आगे जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, ये रास्ता खास है जहाँ बड़े लोग रहते हैं। तब भीमराव जी कहते हैं कि होगा खास, इसका मतलब हमारी जाति की कोई कीमत नहीं है। तब उस पुलिसकर्मी को दीपक के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारे बीच का एक बच्चा गायब है, उसे अगवा कर लिया गया है, उसकी जान भी जा सकती है, हम अपनी बात किससे कहें। आगे कहते हैं कि हम जा रहे हैं गवर्नर साहब से मिलने, या तो आप हमारी बात मान लीजिए या हमें गवर्नर साहब से मिलने दीजिए। यह कहकर भीमराव जी सभी को लेकर रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेघनाथ अपने बेटे महिपाल को एक बंदूक निकाल कर देता है और कहता है कि महिपाल, बचपन से मैंने तुझे और शिशुपाल को निशाना लगाना सिखाया है। आज उस भीमराव के कारण तेरे भाई की क्या हालत हो गई है, ये अच्छी तरह से जानता है। समय आ गया है इस बंदूक को इस्तेमाल करने का, ध्यान रखना कि ये तेरी परीक्षा है, इस बार चूकना मत। और यह कहकर बंदूक महिपाल के हाथों में थमा देता है और कहता है कि जैसे ही भीमराव उस गवर्नर के ऑफिस या घर की तरफ आगे बढ़ेगा, सैनिक उसे रोकने का प्रयास करेंगे। बस यही मौका होगा उस भीमराव पर निशाना लगाने का, और मौका मिलते ही उड़ा देना उसे। महिपाल इस काम के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि बाबा, आप चिंता मत कीजिए, आपके इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। उधर सभी पुलिसकर्मी मिलकर भीमराव जी को रोकने की कोशिश करते हैं, उन सभी पर बंदूक तान देते हैं। यहाँ एक पुलिसकर्मी भीमराव जी को सभी के साथ वापस जाने को कहता है और कहता है कि अगर तुम नहीं गए तो सबके सब मारे जाओगे। ये सुनकर सभी थोड़ा परेशान होते हैं और वहीं खड़े रह जाते हैं। तब भीमराव जी कुछ कहने को होते हैं, लेकिन वो पुलिसकर्मी 10 तक काउंटिंग करने की बात कहकर वो काउंटिंग शुरू कर देता है। और इसी समय महिपाल पेड़ के पीछे से भीमराव जी पर बंदूक तान देता है और सोचता है कि भीमराव, ये लोग तुम्हें मारे या ना मारे, लेकिन मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। और जैसे ही काउंटिंग खत्म होने को होती है, तभी रमाबाई जी आगे बढ़कर कहती हैं कि चलाइए गोली, मार दीजिए हम सबको, और गिनती पूरी करने की जरूरत ही क्या है, ऐसे ही मार दीजिए। और वैसे भी गरीबों की जान की कीमत ही कितनी होती है। पहले हम ऊंची जाति वालों के लिए पिछड़े थे और अब अंग्रेजी सरकार के लिए भी हो गए, मार दीजिए गोली। तभी शोभा भी कहती हैं कि हाँ, मार दीजिए गोली, हमारे कदम बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाएंगे। वहीं सचेतक समाचार के ऑफिस में मैनेजर यही सब सोच रहा होता है कि बस ये खबर जल्दी से आ जाए कि महिपाल ने भीमराव को मार डाला, फिर जश्न मनाएंगे। तभी दीपक कहने लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, किसी हाल में नहीं होगा। तब मेघनाथ गुस्से में कहता है कि होगा, बिल्कुल होगा, तू उस भीमराव का मातम मनाने के लिए बस तैयार रहे। और सोचता है कि अब तक तो मेरा बेटा महिपाल निशाना लगा भी चुका होगा, बस खबर आने की देर है। उधर सभी लोग गोली मारने की बात करते हैं। फिर काउंटिंग खत्म करने के बाद वह पुलिसकर्मी बंदूक चलाने का आदेश दे देता है, लेकिन तभी एक बंदूक महिपाल के कान पर आकर लगी होती है और महिपाल के कान पर बंदूक लगाने वाला कोई और नहीं, वो पुलिस दरोगा होता है जिस पुलिस स्टेशन से वो भीमराव जी होकर आए थे। उस दरोगा को देखकर महिपाल की हालत खराब हो जाती है। साथ में भीमराव जी और सभी लोग महिपाल के हाथ में बंदूक देखकर हैरान रह जाते हैं। दरोगा महिपाल से बंदूक छीन लेता है। इस समय दरोगा साहब के साथ उनका एक उच्च अधिकारी भी होता है। वो सभी पुलिसकर्मियों को आदेश देता है कि सभी लोग अपनी अपनी बंदूकें नीचे कर लो। भीमराव जी सबसे पहले उच्च पुलिस अधिकारी को धन्यवाद करते हैं, तो वो पुलिस अधिकारी कहता है कि धन्यवाद किस लिए। तभी भीमराव जी उनसे कहते हैं कि धन्यवाद इसीलिए क्योंकि आज आपने न्याय को गोली खाकर मरने से बचाया। तब वो पुलिस अधिकारी कहते हैं कि भीमराव, तुम्हारे बारे में सुना था, वो सही सुना था। तब उन्हें बताते हैं कि गवर्नर साहब ने कहा था कि भीमराव अलग है और तुम अलग ही हो, तभी तो तुमने जान बचाने के लिए धन्यवाद नहीं कहा बल्कि न्याय को बचाने के लिए धन्यवाद कहा। और बताते हैं कि मुझे यहाँ गवर्नर साहब ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। यह सुनकर भीमराव जी खुश हो जाते हैं और सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। भीमराव जी उनसे कहते हैं कि साहब, हमारी सिर्फ 2 ही मांगे हैं। तब वो पुलिस अधिकारी कहते हैं कि हाँ, हमें बताया गया है कि तुम्हारी कौन कौन सी मांगे हैं। इसी समय वो दरोगा से कहते हैं कि दरोगा, तुम जाओ और दीपक को यहीं ढूंढ कर लाओ, तब तक हम यहीं पर इंतजार करेंगे। जब वो दरोगा उनसे कहता है कि मैं अभी कैसे ढूंढ कर लाऊं,
तब वो पुलिस अधिकारी कहते हैं कि कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई। तभी वो दरोगा वहाँ से दीपक को ढूंढने के लिए चला जाता है और वह पुलिस अधिकारी महिपाल से कहते हैं कि जब तक ये लोग यहीं लौटकर नहीं आते हैं, अगर तब तक तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। उधर मेघनाथ इस बात से परेशान होता है कि पता नहीं महिपाल ने गोली चलाई या नहीं चलाई, उस भीमराव को मार पाया या नहीं मार पाया। इसी समय महिपाल तो नहीं पहुंचता है, लेकिन दरोगा साहब कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर मेघनाथ और मैनेजर हैरान रह जाते हैं। दरोगा साहब बताते हैं कि महिपाल गोली चलाने से पहले ही गिरफ्तार हो गया। तभी मेघनाथ कहने लगता है, अरे ऐसे कैसे गिरफ्तार हो गया, तुम क्या कर रहे थे वहां पर। तब वो दरोगा उनसे कहता है कि हम इस समय कुछ भी नहीं कर सकते और आगे कहता है कि तुम दीपक को छोड़ दो। तभी मेघनाथ गुस्से में कहने लगता है, अरे वो दरोगा होश में तो है ना, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा। मेरा बेटा महिपाल गिरफ्तार हो गया और तुम मुझसे कह रहे हो कि दीपक को छोड़ दो। तब दरोगा मेघनाथ से कहते हैं कि मेघनाथ जी छोड़ दीजिए दीपक को, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मामला ऊपर तक पहुंच गया है। यहाँ पर मेघनाथ बहुत कोशिश करता है कि किसी भी तरह से वह दीपक को ना ले जा पाए। उच्च जाति की बात कहकर भी दरोगा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दरोगा कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता मेघनाथ जी, बात मेरी नौकरी तक आ गई है, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं अगर नौकरी छोड़ दूंगा तो जाति के नाम पर मुझे भोजन नहीं मिलेगा, गरीब हो जाएंगे हम। यह सुनकर दीपक कहता है, इसी गरीबी के खिलाफ तो भीम भैया लड़ रहे हैं, और जिस गरीब होने से आप इतना डर रहे हैं वो गरीब अपना जीवन कैसे जीते होंगे। कभी सोचा है आपने, गरीबी अगर आलस के कारण हो तो बात अलग है, मगर गरीबी नाकारेपन के कारण हो तो ये सही नहीं है। दीपक की इस तरह की बातें सुनकर मैनेजर दीपक को आगे कुछ कहने से रोकता है। तब दीपक गुस्से में उनसे कहता है कि आप तो बोलिए ही मत, अखबार चलाते हैं लेकिन अच्छी बात सुन नहीं सकते। इस समय मेघनाथ दरोगा साहब से कहता है कि दरोगा साहब, इस समय मैं दीपक को ले जा रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है सोच लीजिए। तब दरोगा साहब उसे रोकते हैं और कहते हैं कि आप ऐसे नहीं जा सकते। इस समय मेघनाथ दरोगा को बहुत ही भला बुरा कहता है और उनसे आगे कहता है कि अरे जब जरूरत पड़ी थी तो मैंने ही तो तुम्हारी मदद की थी ना, और तुम मुझे रोकोगे, इतनी औकात हो गई तुम्हारी। इस समय जब मेघनाथ नहीं मानता है तो दरोगा साहब अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि तान दो बंदूक, और फिर एक बार फिर से मेघनाथ को रुकने को कहते हैं। जब मेघनाथ गुस्से में कहता है कि क्या रे तू मुझ पर गोली चलाएगा, मार गोली। इतने में ही वो दरोगा गोली चलाने का भी आदेश दे देते हैं और एक पुलिसकर्मी एक गोली चला भी देता है। उधर सभी लोग दीपक को लेकर परेशान होते हैं। पुरुषोत्तम परेशान होकर कहते हैं कि कहीं दीपक को उन्होंने कुछ कर तो नहीं दिया। तभी दीपक वहां पहुंच जाता है और कहता है कि आप लोगों के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है भला। इसी समय दिखाया जाता है कि सिपाही मेघनाथ पर गोली चलाता तो है, लेकिन गोली मेघनाथ को नहीं लगती है। इस समय मेघनाथ डर जाता है। तब दरोगा साहब कहते हैं कि मेघनाथ जी आप जाइए यहाँ से और हमें अपना काम करने दीजिए। वहीं दीपक अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हो जाता है और सभी लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ जाती है। इसी समय वो पुलिस अधिकारी दीपक से पूछते हैं कि दीपक तुम्हें अगवा कर कर कौन ले गया था। इस समय दीपक मेघनाथ और मैनेजर का नाम बता देता है। इस समय दरोगा और महिपाल की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। दीपक यहाँ ये भी बता देता है कि दरोगा साहब ने मेघनाथ से कहा था कि आप जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। दीपक की ये बात सुनकर दरोगा की और भी हालत खराब हो जाती है। तब दरोगा पुलिस अधिकारी से कहता है कि ये सही बोल सकता है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मेघनाथ और बाकी लोगों से इनकी पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए इनका नाम ले रहा है। तभी दीपक उसकी एक भी नहीं चलने देता है और कहता है कि सर ये झूठ बोल रहे हैं। तभी भीमराव जी कहते हैं कि जब सबूत मिलेगा तब देख लेंगे, फिलहाल तो सच यही है दीपक जो कह रहा है। फिर भीमराव जी उस पुलिस अधिकारी को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि धन्यवाद सर, आपने जो हमारी इतनी मदद की। तभी वह पुलिस अधिकारी दरोगा के पास जाते हैं और कहते हैं कि दरोगा इसकी जांच करो, अगर मेघनाथ ने नहीं तो किसने उठाया था दीपक को, इसकी रिपोर्ट मुझे पेश करोगे। और साथ में भीमराव जी को नौकरी दिलाने की बात भी करते हैं। और फिर भीमराव जी से कहते हैं कि भीमराव अगर नौकरी में कोई दिक्कत आए तो दरोगा साहब से कहना, वो तुम्हारी समस्याओं का हल निश्चित करेंगे। फिर इसके बाद भीमराव जी जय स्वाभिमान के नारों के साथ अपनी इस झाड़ू क्रांति को यहीं रोक देते हैं। इसी समय मेघनाथ और वो मैनेजर एक पेड़ के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। मेघनाथ कहता है कि भीमराव मेरे बेटे को गिरफ्तार कराकर बहुत बड़ी गलती की तूने, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। और फिर उनसे बदला लेने की बात कहता रहता है। अब इसके बाद मीरा बुआ अकेली पहुंचती हैं चाल में जय स्वाभिमान के नारे लगाते हुए। तभी जीजाबाई उन्हें रोकती हैं और कहती हैं कि ये क्या नाटक है। अब इस समय हितेश और उसके सभी साथी भी वहीं मौजूद रहते हैं। मीराबाई उन्हें बताती हैं
कि भीमराव ये लड़ाई भी जीत गया। तभी हितेश कहने लगता है, इसका मतलब भीम फिर से नौकरी पर बहाल हो जाएगा। तभी मीरा बुआ कहती हैं कि मैंने कहा था ना कि भीम को मैं बचपन से जानती हूँ, भीम जीवन में बहुत आगे तक जाएगा। तभी जीजाबाई दीपक के बारे में भी पूछती हैं। तब मीरा बुआ उन्हें बताती हैं कि दीपक भी मिल गया। तभी पता नहीं जीजाबाई के मन में कौन सा बुरा ख्याल आता है और कहती हैं कि अब यही नौकरी सबके लिए मुसीबत बन जाएगी। इसी नौकरी को मैं हथियार बनाऊंगी और सबको नौकरी के नाम पर खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम जीजाबाई नहीं। यह सुनकर मीराबाई उनसे कहती हैं कि कितना तरस आता है तुझ पर, कितनी कोशिश करती है तू, लेकिन हार ही जाती है। और आगे कहती हैं कि चल तू एक और कोशिश कर ले, लेकिन मेरा वादा है अगर तू जीत गई तो तेरा भी आदर इसी तरह से करूंगी। अब इसके आगे रमाबाई जी को एक पेड़ के नीचे बैठे रोते हुए दिखाया जाता है। तभी शोभा उनके पास पहुंचती हैं और उनसे पूछती हैं कि तुम क्यों रो रही हो। इस समय रमाबाई जी के जहन में वही बातें चल रही होती हैं जब पुलिसकर्मी सभी को रोकने के लिए अपनी बंदूकें तान देते हैं और 10 तक गिनती गिन रहे होते हैं। तभी शोभा से कहती हैं कि अगर एक भी गोली चल जाती तो क्या होता। अब तक उन्होंने कितनी जगह संघर्ष किया है, संघर्ष करने के बाद खुशी भी मिलती है, मगर अब डर भी लगा रहता है अगर उन्हें किसी संघर्ष में खो दिया तो। तभी शोभा उनसे कहती है, नहीं रमा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इतने लोगों की दुआएं हैं भीम के साथ, कुछ नहीं होगा उसे। और आगे रमाबाई को संभालने की कोशिश करती हैं और ये सब कुछ भीमराव जी वहीं पीछे खड़े होकर देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।